आवाज आ रही है क्या? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग यस मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग सर। यस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दाखला है क्या ये या शेखावत? ठीक है बेटा, क्या पढ़ रहे थे कल? बीकेयू। बीकेयू क्या नाम है पूरा? भारतीय भारतीय किसान किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन। ठीक है, मैं नाम बताऊंगा वो बताएगा, है ना। कार्तिक वर्मा। कब हुआ आंदोलन और कहाँ हुआ? कार्तिक वर्मा, आंदोलन कब और कहाँ हुआ? नंदिनी। 1988 उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मेरठ में हुआ, ठीक है। रोशन मीणा, आप बताओ कौन से राज्य थे, कहां कहां ये आंदोलन था? राज्यों के नाम बता दो। रोशन को नहीं आता। कोमल गुज्जर। ठीक है, अब बताओ आप, WTO कब बना था? ये बताएगी निकिता शर्मा। WTO कब बना? 1995। 1995। साहिल बताएगा भारत WTO का विरोध क्यों कर रहा था? नहीं? ठीक है, BKU के मुख्य नेता का नाम बता दो किसी एक का। कौन बताएगा भाई? महेंद्र टीके। महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। तो मोटा मोटा अपने को ध्यान में रखना है कि देखो, हरियाणा का वही क्षेत्र जो यूपी से टच होता है, और यूपी का हरियाणा का वही क्षेत्र जो पंजाब से टच होता है। देखो, ये ट्राइंगल बनता है ऐसे तीनों स्टेट्स का, है ना। इधर तो ये हरियाणा, इधर ये उत्तर प्रदेश और इधर ये पंजाब। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला है BKU का। बात समझ में आई क्या बेटा? और जो टिहरी बॉर्डर है ना, टिहरी बॉर्डर, सबलपुर या सबलीपुर ऐसे कुछ है। मैं जाके भी आया था अभी कुछ रोज पहले ही, यहाँ आंदोलन में नहीं गया था, है ना। सबलीपुर, टिहरी बॉर्डर, दिल्ली, वो ये क्षेत्र ही पड़ता है। यहीं ये आंदोलन चल रहा है अभी वर्तमान वाला। एक बात हमें ये समझ में आनी चाहिए कि ये क्षेत्र पूरा एक ही है, और जब भी किसानों की बात होती है इस विशेष क्षेत्र से ही होती है। और ये पहली बार आंदोलन नहीं हो रहा है ना। किसान आंदोलन ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस BKU के बाद 98 में किसान आंदोलन हुआ, 2005 के आसपास हुआ, बहुत बार आंदोलन हुए, लेकिन इतना लंबा आंदोलन यही चला है, ठीक है। अब ये कैसे चल रहा है उसमें अपने को नहीं जाना। अब देखो, नेशनल फिश वर्कर्स, अगला आंदोलन है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। फिश वर्कर्स फोरम, ये देखो ऐसे लिखते हैं फोरम, ठीक है बेटा। अब देखो ये आंदोलन क्या है, दो ही लाइन इसमें याद रखनी है अपने को, ज्यादा नहीं ध्यान रखना। इसमें एक सवाल तो आया हुआ है बॉटम ट्राउलिंग का, बॉटम ट्राउलिंग का एक सवाल तो आया हुआ है ये। दूसरा सवाल ये आया हुआ है कि इसके उद्देश्य क्या थे, और बस आंदोलन खत्म। समझ में आ रहा है क्या? सवाल कहां से आया? एक तो बॉटम ट्राउलिंग से आया, बॉटम ट्राउलिंग, ठीक है। और एक क्या आया कि इसके उद्देश्य क्या थे। अब अपने को यह ध्यान रखना है कि ये फिश वर्कर्स फोरम क्या था। ये वो मछुआरे थे, दिख रहा है क्या बेटा आज तो? यस सर। यस सर। ये वो मछुआरे थे जो इस क्षेत्र में रहते हैं। आप जानते हो भारत में ये दो ही क्षेत्र तटीय हैं, बाकी तो कहीं तट ऐसा होता नहीं है। इसे पूर्वी तट कह लो और इसे पश्चिमी कह लो, है कि नहीं है। इसके अलावा कोई तट ऐसा है नहीं जिसमें मछली पालन संभव हो। तो यहीं पर ही ज्यादा मछली पालन होता था, या मछली पकड़ने का काम होता था।
धीरे धीरे ये मामला बढ़ने लग गया, और ये मामला जब आगे बढ़ा तो आजीविका के रूप में बदल गया। ये किसके रूप में बदल गया? आजीविका के रूप में। इसका मतलब ये मछली इनके जीवन यापन का जुगाड़ थी, यानी कि जीवन यापन का उद्देश्य पूरा इनका हो रहा था। किनका? मछुआरों का। ये लोग मछली पकड़ते थे, उसको आराम से बेचते थे, उससे जो आमदनी होती थी उनका जीवन चलता था। किनका? मछुआरों का। फिश वर्कर्स कौन है? जो मछली पकड़ते हैं और बेचते हैं। फोरम क्या है? एक संगठन है। नेशनल, इन्होंने नाम दे दिया। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, यानी कि मछुआरों से संबंधित आंदोलन को हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला शब्द क्या आया? बॉटम ट्राउलिंग। अब ये क्या बीमारी है ये भी देख लो। मछली पकड़ने की आधुनिक या प्रौद्योगिकी तकनीक। मछली पकड़ने की आधुनिक तकनीक। आधुनिक तकनीक। अब हम समझ सकते हैं, अगर इंसान मछली पकड़ेगा तो बहुत कम मात्रा में पकड़ेगा, और अगर मशीनें मछली पकड़ेंगी तो बहुत ज्यादा मात्रा में मछली पकड़ी जाएगी। और फिर आप जानते हो, बहुत ज्यादा मात्रा में यदि मछली पकड़ी जाएंगी तो उन इलाकों से मछली खत्म भी हो जाएंगी। फिर मछली बनने में बहुत समय लगता है, हम जानते हैं नेचुरल प्रक्रिया है। तो फिर जो मछुआरे हैं वो कहाँ जाएं बेचारे? मशीन गहरे पानी में जा सकती है, मछुआरे किनारे पर रहते हैं, थोड़ी ही दूर जाते हैं, क्योंकि मछुआरों का डेली आना जाना होता है। जहाज तो आप जान सकते हो कि समुद्र में कितने ही दिन रह सकता है, लेकिन मछुआरे बेचारे सुबह जल्दी जाएंगे और शाम को दोपहर तक आ जाते हैं। आपने पवने पढ़ी क्या? पवने? पढ़ी क्या? दीपक जी सर ने बताई होंगी। ये तो पृथ्वी और ये जल। रात्रि के समय किधर चलती है भाई ये पवने? रात्रि के समय कहाँ चलेंगी? स्थल से जल या जल से स्थल? जल से स्थल। जल से स्थल। स्थल। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मामला, है ना? फिर दिन में कहाँ चलेंगी? यहां से यहां? यहां से यहां? नहीं, देखो रात में तो चलेंगी ये स्थल, जल से स्थल, है ना? हाँ सही कह रहे हो आप। रात्रि में तो चलेंगी इधर से इधर, और दिन में चलेंगी इधर से इधर, स्थल से जल की तरफ। अब आप देख लेना, इसमें सीधा सा फॉर्मूला मैं बता देता हूं। सूरज भगवान स्माइलिंग, ठीक है? सूरज भगवान की धूप आएगी, धूप आएगी तो यहाँ क्या पड़ेगा? ताप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तापमान बढ़ेगा। अरे सूरज भगवान की किरणों से क्या बढ़ेगा? तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो यहाँ हवा क्या होगी? हल्की। हम जानते हैं कि जहां जहां तापमान ज्यादा होगा वहां दाब कम होता है ना? ये हम जानते हैं 1/T वितुनाति P, ये फॉर्मूला होता है कि हमेशा इसका उल्टा होता है। जहां तापमान बढ़ेगा वहां, जहां तापमान होगा वहां हवा क्या होगी? हल्की। तो ज्यादा क्या होगा? तापमान। और कम क्या होगा? दाब। दाब क्या हो जाएगा? कम। जैसे ही दाब कम होगा तो ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ हवाएं आएंगी, है कि नहीं है? तो ये सिस्टम चलता है। बात समझ में आई क्या बेटा? ये कि सूरज भगवान की रोशनी जब जमीन पे गिरेगी, जितनी ज्यादा रोशनी होगी उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो दाब अपने आप ही कम होगा, क्योंकि तापमान का उल्टा क्या होता है? दाब होता है। दाब कम होगा तो कहीं दूर तो ज्यादा दाब है ना, वहां से हवाएं बहुत तेज आएंगी। ये सिस्टम फॉलो यहाँ पर होता है। तो दिन में पृथ्वी ज्यादा गर्म होती है इसलिए दाब कम, इसीलिए दिन में हवाएं कहाँ चलेंगी? समुद्र से जमीन की ओर चलेंगी। अब याद रख लेना कैसा रहेगा, आप जानते हो, है ना? अपना टॉपिक नहीं था लेकिन मैंने आपको बता दिया। बॉटम ट्रैवलिंग समझ में आया क्या? मछली Yes, sir. पकड़ने का
आधुनिक टेक्नोलॉजी मशीनरी थी जिससे बहुत भयंकर मछली पकड़ने लगे। अब इससे हुआ क्या कि जब ये मशीन, ये वाला सिस्टम चालू हुआ तो ये हुआ कैसे था, लाइसेंस से हुआ था। किससे हुआ था, लाइसेंस से शुरू हुआ था। शुरुआत में क्या देती थी गवर्नमेंट, लाइसेंस। अब ये किसको देने लग गई, विदेशी कंपनियों को। अब आप जानते हो विदेशी कंपनियों को क्या पड़ी है भारतीय मजदूरों की, वो तो आएंगे मछली पकड़ेंगे और चले जाएंगे प्रॉफिट कमाकर। तो यहाँ पर ये भी मांग उठी कि एक तो ये लाइसेंस नहीं दिए जाए, एक ये बॉटम ट्राउलिंग नहीं चलाई जाए, और ये विदेशियों को नहीं दिए जाए तो स्थानीय को ही दिए जाए। इन्हीं सब चीजों को लेकर क्या हो गया, ये आंदोलन हो गया। और आंदोलन में लास्ट में जाकर इसको कहा गया कि आप गहरे पानी में जाएंगे, आप मछली कहां पकड़ेंगे, गहरे पानी में, और मछुआरे कहां पकड़ेंगे, कम गहरे पानी में। समस्या का क्या हो गया, समाधान। बस खत्म, इतना ही है। देखो मैं फिर से स्टोरी सुनाता हूं। आंदोलन कौन सा है, नेशनल फिश वर्कर फोरम आंदोलन है। किससे जुड़ा हुआ है, मछली पालन से जुड़ा हुआ है, मछली पकड़ने से जुड़ा हुआ। पालन अलग चीज है, पकड़ने से जुड़ा हुआ है। मछुआरे मछली पकड़ते थे। पश्चिमी बंगाल आप देखें, बहुत यातायात में मछलियां वहां पर कंज्यूम होती हैं। इन तटीय इलाकों में मछलियां बहुत कंज्यूम होती है, तो यहाँ पर बहुत सारी आजीविका का साधन मछली ही है। जो चीज बिकती है उसको बेचने वाले बहुत होते हैं ना, हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिला। दूसरा, बॉटम ट्राउलिंग क्या होता है, मछली पकड़ने का आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, तकनीकी थी, मशीनों द्वारा मछली पकड़ी जाती थी। इस चीज के लिए लाइसेंस दिया था गवर्नमेंट ने। किसको दिया, विदेशी कंपनियों को दिया। विदेशी कंपनियां दोहन बहुत ज्यादा कर रही थी, ये हम जानते हैं। इस चीज का विरोध होने लग गया क्योंकि आम जीविका से जुड़ा हुआ ये मामला था, और फिर धीरे धीरे इसका विरोध बढ़ने लगा, आंदोलन के रूप में आ गया। इस आंदोलन का जो रूप देखकर भारत सरकार को झुकना पड़ा, और बॉटम ट्राउलिंग को गहरे पानी में परमिशन दी गई, और बाकी सबको कहाँ दी गई, कम पानी में दी गई। अब इसमें एक चीज और जोड़ लो आप नॉलेज के लिए, सिलेबस में तो नहीं है, मछली को हमारे आध्यात्म से भी जोड़ा गया है। खाने से तो जोड़ा ही गया है ना, आध्यात्म से भी। आप देखिए पश्चिमी बंगाल वाले इलाकों में मछली गिफ्ट की जाती है, लेकिन ये शादी विवाह में मछली जैसे अपने देते हैं मिठाइयां, तो इसे शुभ वगैरह भी माना जाता है। तो ये अपनी कल्चर से भी जुड़ा हुआ मामला है। अपने इधर राजस्थान में तो कहाँ मछली होगी, पानी ही नहीं है, लेकिन अपने को यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कुछ आंकड़े हैं, लिखते जाओ फटाफट। अब इसमें आंकड़े बहुत सारे हैं बेटा, माइक ऑन कर लो एक दो लोग, ताकि आप आगे बढ़ते रहें। अपन बस पीछे बैकग्राउंड में साइलेंट होना चाहिए, और सवाल लिखते जाओ फटाफट। मछुआरों की संख्या के लिहाज से, मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का कौन सा स्थान है, मछुआरों की संख्या के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा है, सेकंड स्थान है। कौन सा है, सेकंड स्थान है। ठीक है, अगला लिखो, ज्यादातर मछुआरे भारत के कौन से हिस्सों में निवास करते हैं, ज्यादातर मछुआरे भारत के कौन से हिस्सों में निवास करते थे। कौन से हिस्सों में निवास करते थे, लिखो पूर्व और पश्चिमी तटीय इलाके, पूर्व और पश्चिमी तटीय इलाके। एक बात मैं आपसे और करना चाह रहा था बेटा, एक मिनट रुकना इसको, है ना, एक पर्सनल, कोई सवाल पूछना है, आगे बढ़े। यस सर। लिखो वो दूसरा सवाल एक बच्चा लिख देगा, लिखो मछुआरे, दूसरा सवाल दोबारा बता रहा हूं, मछुआरे भारत के कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो आंसर क्या आएगा,
पूर्व और पश्चिमी तट पर निवास करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो, केरल, तमिलनाडु, है ना, गोवा वाले क्षेत्र में, इन सब में रहते हैं, उड़ीसा तक। आगे लिखो भाई, बॉटम ट्राउलिंग क्या है, ये बोर्ड ने पूछा हुआ सवाल है। बॉटम ट्राउलिंग क्या है, तो अब ये याद रखना चाहिए, बॉटम ट्राउलिंग क्या है। लिखो, प्रौद्योगिकी के द्वारा मत्स्य दोहन या तकनीकी के द्वारा मत्स्य दोहन करना, दोहन का मतलब निकालना, है ना, प्रौद्योगिकी के द्वारा मत्स्य दोहन करना क्या कहलाता है, बॉटम ट्राउलिंग। अभी तक बोर्ड ने इसमें से यही सवाल पूछा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ यही याद करेंगे, हमें याद तो सब कुछ ही करना है, लेकिन इसको ज्यादा फोकस करना है। फिर इसके बाद लिखो, 80 के दशक में ये आंदोलन हुए थे, 80 के दशक में ये आंदोलन हुए थे। अगला लिखो, मत्स्य आखेट, मत्स्य आखेट कौन सी सूची का विषय है, मत्स्य आखेट कौन सी सूची का विषय है, आंसर लिखो, राज्य सूची का। किसका था, राज्य सूची का। अब बेटा ये सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है, NFF, बताओ क्या दिक्कत आएगी इसमें। अगर सवाल पूछ ले NFF क्या है, तो क्या है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। निकिता समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर। NFF कह लो या नेशनल फिश वर्कर्स फोरम कह लो, कहां दिक्कत आया, ठीक है। आगे देखो, आगे तो सवाल क्या बनता है इसमें, इसमें एक महिलाओं की भूमिका भी लिखो, महिलाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। NFF में महिलाओं की भूमिका, अब मैं बता देता हूं क्या है, कुछ नहीं, वो जो मेन काम है ना, देखो वहां की संस्कृति अपन देखते हैं, कहाँ की, बॉम्बे की, गोवा की, तमिलनाडु, कर्नाटक, है ना, केरला, यहाँ की संस्कृति क्या है। लेडीजें, जेंट्स क्या करते हैं, मछली पकड़ के लाते हैं, और वो बेचने का काम करती है महिला, समझ रहे हो, लेके तो कौन आते हैं, जेंट्स, बेचने का काम करती है महिलाएं, और जेंट्स दिन में दूसरा काम करने जाते हैं, समझ रहे हो। ये मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास जाते हैं, कहाँ, समुद्र में, और आने का टाइम क्या होता है, दोपहर के 4 बजे के आसपास, दोपहर को वापस आने का। अगर कोई बंदा शाम तक नहीं पहुंचा है, यानी कि 7-8 बजे तक, इसका मतलब उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, क्योंकि फिर शाम का अंधेरा होते ही हवाएं वापस चलने लग जाती है समुद्र की तरफ, तो इतना आसान नहीं होता वापस आना। और इनके पास वो लकड़ी वाली नावें होती हैं जो हाथ से चलती हैं, तो वो सपोर्ट भी नहीं करती लहरों को, समझ रहे हो मेरी बात। तो अर्ली इन द मॉर्निंग तो कहाँ जाते हैं, ये समुद्र, और दोपहर शाम को ये वापस आते हैं। तो जो ये जो मछलियां लेके आते हैं, इनको जो बेचने का काम है, ये कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं। पुरुष क्या करेगा, या तो इस समय रेस्ट करेगा, या तो क्या करेगा, रेस्ट करेगा, या अन्य इनकम के सोर्स देखेगा। आ रही है बात समझ में। तो ये मेनली जो व्यवसाय कार्यक्रम है, ये महिलाओं का ही था वहां, यानी कि इसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर किसका रहा, महिलाओं का ही रहा। इसीलिए जो आजीविका डिस्टर्ब हुई, उससे धक्का लगा महिलाओं को, बेसिकली बेचने का काम महिलाओं का था, तो ये जो धक्का लगा आजीविका का, यानी कि घर चलाने का काम महिलाओं का था, तो महिलाओं की सीधी भागीदारी इस आंदोलन में हो गई।
पुरुषों के बराबर तो हर आंदोलन में रही है, ऐसा कोई आंदोलन ही नहीं हुआ जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं हो, लेकिन इसमें विशेष तौर पर थी क्योंकि महिलाओं पर सीधा असर पड़ रहा था। देखो 2-3 आंदोलन आपको याद रखने हैं। पहला तो कौन सा, ये वाला। दूसरा चिपको, चिपको में भी महिलाओं की भागीदारी तगड़ी थी। और तीसरा ताड़ी और आएगा एक। ताड़ी क्या है, शराब। बताओ कैसे दिन आ गए, इधर मछली इधर शराब, है ना। सावन का महीना और चल रहा है, ठीक है। इन तीनों ही आंदोलन में किसकी भूमिका, महिलाओं की भूमिका बड़ी खतरनाक थी, बड़ा जबरदस्त रोल था इनका, यानी कि मेन लीड रोल इन्हीं के पास था। बात समझ में आई क्या बेटा। और तीनों में ही महिलाओं की भागीदारी सेम ही है, यानी कि महिलाएं क्या कर रही हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं, न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रही हैं, आजीविका के लिए लड़ रही हैं, और इनकम के संसाधनों के लिए लड़ रही हैं। बताओ कहां दिक्कत आई इसमें, हो जाएगा। बस एक आधी लाइन और है, लिखो। एनएफएफ ने पहली कानूनी लड़ाई कब जीती। एनएफएफ ने पहली कानूनी लड़ाई कब जीती तथा इसका क्या परिणाम निकला। आंसर लिखो 1997। 1997। माइक किसका ऑन है, अश्विनी कुलदीप बंद कर दे बेटा इसको, क्या चला रखा है ये, ठीक है। ये कब जीती थी, 1997 को। और इसमें क्या परिणाम निकला, गहरे पानी में कौन जाएंगे, आधुनिक उपकरण वाले मछुआरे जो डेवलप हैं, मछली आसानी से पकड़ सकते हैं, मशीनों से पकड़ते हैं, वो कहां जाएंगे, गहरे पानी में जाएंगे। ये आदेश कब जारी हुए, 1997 में जारी हुए। एक और लिख लो, लिखो एनएफएफ की प्रमुख मांगे क्या थी। एनएफएफ की प्रमुख मांगे क्या थी। ठीक है बेटा, ये खत्म है। अब आप देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं एक दो, क्या क्या हो गया, है ना। पेज नंबर आ जाओ 146 पर। आगे क्या, आवाज नहीं आई। यस सर। पहला सवाल देखो कथन वाला, यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला एक पर्यावरण आंदोलन था। कौन सा था भाई, पता। पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के मामले उठाए किसमें, इसी में उठाए। यह महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था, बिल्कुल ताड़ी विरोधी आंदोलन इसी से संबंधित था, मैंने अभी बताया ना। आगे देखेंगे अपन। इस आंदोलन की मांग इस कानून का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, कल पढ़ेंगे अपन। ये थे नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। नर्मदा आंदोलन एक बार तो पढ़ चुके हैं अपन, है ना, कल डिटेल से और पढ़ लेंगे। आगे देखो दूसरा, नीचे दिए कथन के पहचान करो, जरूरी सुधार में उन्हें क्या दुरुस्त करना चाहिए। सामाजिक आंदोलन भारत के लोकतंत्र को हानि पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गलत कथन है ये, है ना। आंदोलन तो फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान कहाँ पहुंचाते हैं। दूसरा देखो, सामाजिक आंदोलन की मुख्य ताकत विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच व्यापक उनका जनाधार है, बिल्कुल है, जनाधार तो है ही भाई। अवेयरनेस आपको कौन करती है, जनता को जागृति कौन लाते हैं, ये आंदोलन तो लाते हैं। भारत के राजनीतिक दलों ने कई मुद्दों को नहीं उठाया है, इस कारण सामाजिक आंदोलन का उदय हुआ है, बिल्कुल सही। मैंने आपसे कहा था ना, विकास कैसा होता है, अगर कोई मुद्दा छूट जाए तो वो आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे।
तो जिस जगह का विकास नहीं हुआ वो ही आंदोलन के रूप में आ जाता है। अगला देखो, तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, अभी उत्तराखंड है, 70 के दशक में किन कारणों से चिपको आंदोलन हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा? बताओ भाई, सवाल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या क्या पूछ रहा है? एक तो कारण पूछ रहा है, एक प्रभाव। प्रभाव तो क्या क्या पड़े? हिमालयी क्षेत्र में 15 बरस के लिए रोक लगा दी गई, हुआ था ना, और बढ़िया डेवलप हो गया वो सब। कारण मैंने आपको बता ही दिए थे। बीकेयू की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला किसानों की दुर्दशा को दिखाने वाला अग्रणी आंदोलन कौन सा था? बीकेयू। बीकेयू ने कौन से मुद्दे उठाए और क्या सफलता मिली? बताओ भाई, कौन नहीं कर पाएगा? बीकेयू के मुद्दे समझ में आए थे क्या? क्यों आंदोलन किया था? यस नो कुछ तो बोलो बेटा। नहीं बैठा मामला? अंकित, रश्मि, अरे बीकेयू में दिक्कत है क्या? आवाज आ रही है बेटा? अदिति, अपनी क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया। चलो इसको कल करेंगे आगे, है ना? कोई सवाल हो तो कल पूछना फिर।